नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इसके क्या मुख्य अवधारणाएं हैं और इसके दो मुख्य चिंतक फूको और दरिदा के बारे में। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर एम.एन. ठाकुर। आप JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, लेखक हैं और समसामयिक घटनाओं पर कई पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इनका ज्ञान और इनका अनुभव हम लोग को फूको और दरिदा के समझने में अहम साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर ठाकुर को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद अमरीश। पोस्ट मॉडर्निज्म को हिंदी में उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं और हिंदी लेखकों में पिछले कुछ वर्षों में उत्तर आधुनिकतावाद के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था जगी है। और केवल हिंदी में नहीं बल्कि समाज विज्ञान के तमाम क्षेत्रों में आप देखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद के प्रति काफ़ी रुझान लोगों में है। तो इसलिए इसके बारे में जानना काफ़ी रुचिकर रहेगा। पिछले कुछ दशकों में ऐसा हुआ कि जो आधुनिकता का दर्शन था उसका संकट शुरू हुआ और आधुनिकता के दर्शन के संकट के साथ ही उसके कई समाधान सामने आए। तो आज के व्याख्यान में मैं 3-4 बातें करूंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि ये संकट किस तरह का था, आधुनिकता का संकट किस तरह का था और उस संकट से निकलने के लिए जो दर्शन आए उसमें से उत्तर आधुनिकतावाद किस तरह का दर्शन था और जो दो बड़े चिंतक उत्तर आधुनिकतावाद के हैं फूको और दरिदा, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह की बातें की और इस उत्तर आधुनिकतावाद का क्या प्रभाव है हमारे सोचने के तरीक़ों में। फिर हम देखेंगे कि इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं, कौन कौन से लोग इसको सही नहीं मानते हैं। तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं आधुनिकता के साथ। और आधुनिकता में भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विज्ञान का दर्शन। वहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि कैसे विज्ञान के दर्शन में एक परिवर्तन आया और जिस परिवर्तन के चलते उत्तर आधुनिकतावाद का दर्शन पूरी तरह से संकलित हो पाया। यदि आपको याद हो तो आधुनिकता का मूल मंत्र देने वाला दार्शनिक था डेकार्त। डेकार्त ने कहा था कि जो सोचने का हमारा तरीका है उसमें एक भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। जो आधुनिकता के पहले के सोचने के तरीके थे उससे 16वीं 17वीं शताब्दी में बहुत डिससेटिस्फैक्शन लोगों में हो रहा था और उससे निकलने की कोशिशें चल रही थी। तो एक जो महत्वपूर्ण आयाम था जिसमें बड़े परिवर्तन आए वह था विज्ञान का आयाम। और विज्ञान के में यदि आप गौर करें तो जो सबसे पहला आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन शुरू हुआ उसमें गैलीलियो, बेकन, न्यूटन वगैरह आते हैं। उन्होंने एक बात कही कि प्रकृति नियमबद्ध है और जितना कुछ भी प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका कोई न कोई कारण होता है और ये कारण प्रकृति से बाहर नहीं होते हैं, प्रकृति के अंदर ही होते हैं। प्रकृति के नियमों को यदि हम जान लें तो इन कारणों को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं और प्रकृति के नियमों को जानना हमारे लिए संभव है
क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और अपने विवेक का प्रयोग कर प्रकृति की घटनाओं को देखकर, उसमें होने वाली बारंबारता को देखकर हम प्रकृति के नियमों की खोज कर सकते हैं। और यदि हम प्रकृति के नियमों की खोज कर लें तो हम प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। यहाँ तक कि हम इन नियमों के आधार पर तकनीकी का विकास कर सकते हैं और तकनीकी के द्वारा हम बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं। ये जो बातें उस वक्त हुई, उसमें एक सत्य के प्रति, वास्तविकता के प्रति एक दृष्टिकोण बना, जिसे अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजी कहते हैं और हिंदी में उसे तत्व मीमांसा कहते हैं। यानी सत्य का सिद्धांत क्या है, प्रकृति की प्रवृत्ति क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है। और उसमें ये बात हुई कि जो सत्य है वो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुपरक है। जो सत्य को जानने वाला है, जो मनुष्य सत्य को जानने का प्रयास कर रहा है, वो सत्य से अलग है और सत्य हमसे बाहर है। हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और सत्य आपस में संबंधित है, इंटीग्रेटेड है, इंटररिलेटेड है। और जितना ज़्यादा इन संबंधों को हम जान पाएंगे, इनके विभिन्न आयामों के संबंधों को हम जान पाएंगे, उतना ज़्यादा हमें सत्य का ज्ञान हो पाएगा। यानी सत्य खोज की एक वस्तु है, हम उसे खोजने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि खोजने वाले दो व्यक्तियों में अंतर हो, उनके विचारों में अंतर हो, तो इस अंतर का कारण यह है कि हम सत्य को अलग अलग जगह से देख रहे हैं या फिर हम उनके अंतर संबंधों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। और यहीं से एक नया एपिस्टेमोलॉजी, जिसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं, उसका भी आरंभ हुआ, जिसने कहा कि अब हम किसी भी प्रकृति की चीज़ों को देखकर, प्रकृति की घटनाओं को देखकर, ऑब्जर्व करके हम एक विचार बना सकते हैं, एक टेम्पररी थियोरी बना सकते हैं, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, और जिसके इर्द गिर्द हम प्रयोग कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है, क्या वो सही है या गलत है। तो प्रयोगों के द्वारा हम उसे देखने की कोशिश करते हैं और यदि उन प्रयोगों से उसके सच होने का हमें प्रमाण मिलता है तो हम उसे सच मान लेते हैं। यदि प्रयोगों से उसके सच होने का प्रमाण नहीं मिलता है तो फिर हम वापस दोबारा ऑब्ज़र्व करते हैं, दोबारा चीज़ों को देखते हैं और फिर हम नए प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। तो सत्य ऑब्जेक्टिव है, सत्य वस्तुपरक है, देखने वाले से बाहर है, आपस में इंटर रिलेटेड है और उसको जानने का तरीका हमारा एक प्रयोगात्मक तरीका है। हम उसे जानने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं और जब हम उसे जानते हैं, जब हम ये क्लेम करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम उसे जान रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि दूसरे लोग भी सत्य का दर्शन कर सकते हैं। सत्य का ये दर्शन मेरा निजी दर्शन नहीं है, ये साधना करने वाले का निजी दर्शन नहीं है, बल्कि ये हर कोई उसे देख सकता है। और चूँकि प्रकृति के नियमों से ये बद्ध है, प्रकृति के नियमों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति के नियम संपूर्ण संसार में एक जैसे हैं। नतीजतन जो सत्य का हम उस भाषण कर रहे हैं, जिस सत्य को हम खोज कर निकाल रहे हैं, ऐसा सत्य दुनिया के हर कोने के लिए सही है, यानी ये यूनिवर्सल है। जो ये तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा आधुनिक विज्ञान ने बताया, उसके साथ एक और बात आई कि यदि हमें किसी
पदार्थ के बारे में, उसके इनिशियल कंडीशन के बारे में, प्रारंभिक अवस्था उसकी कैसी है, उसके बारे में कोई ज्ञान हो जाए तो हम उसके भूत और भविष्य को जान सकते हैं। यानी यदि हमें एक वस्तु के ऊपर एक पदार्थ के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, कितनी ताकत लग रही है, इस वक्त वो किस स्थिति में है, ये यदि हम जानते हों तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो किस स्थिति से यहाँ तक पहुँचा है और आगे कहाँ तक ये जाएगा। क्योंकि ये जो आने और जाने की गति है, जो इसकी दिशा है, ये सब लीनियर है, ये सीधा सीधा चलता है और प्रकृति के नियमों से ये बद्ध है। और प्रकृति के नियमों की जानकारी से हम इस तरह की गति का अनुमान लगा सकते हैं, और जो अनुमान प्रयोग के प्रमाण पे आधारित है वो निश्चित रूप से अनुमान नहीं होकर सत्य है। ये एक पूरी विचारधारा सत्य के बारे में पूरी प्रक्रिया, सोच की प्रक्रिया बनी आधुनिक युग में। आधुनिक युग के पहले जो सत्य के बारे में प्रक्रिया थी, उसमें ये मान्यता थी कि सत्य का जो ज्ञान है वो सिर्फ रिवील्ड ज्ञान हो सकता है, केवल हमें उसकी अनुभूति हो सकती है। और हम में से कुछ लोग भगवान के द्वारा सत्य की अनुभूति के लिए चुने जाते हैं, और हमें वो अनुभूतियाँ होती हैं जो हम दुनिया के सामने रखते हैं। इसका कोई ठोस प्रमाण खोजना संभव नहीं है, क्योंकि इसके प्रमाण की जो कसौटी है वो बिल्कुल ही निरपेक्ष नहीं है। इसको खोज का जो तरीका है वो भी बहुत ही व्यक्ति सापेक्ष है। यानी सत्य भी सापेक्ष है, सत्य की खोज भी सापेक्ष है, और सत्य की खोज के लिए प्रयोग की नहीं बल्कि साधना की ज़रूरत है। तो इस बैकड्रॉप में, इस पृष्ठभूमि में आधुनिक चिंतन आरंभ हुआ। निश्चित रूप से आधुनिक चिंतन का बहुत प्रभाव रहा, क्योंकि इसने दुनिया भर में सोचने के तरीकों को बदल दिया। सबसे पहला प्रभाव इसका ये रहा कि धर्म के प्रभाव को इसने कम कर दिया, क्योंकि धर्म में जो ज्ञान की बातें थी वो ज्ञान की बातें रिवील्ड नॉलेज थी, अनुभूतिजन्य ज्ञान था, और चंद लोगों को वो ज्ञान मिलता था, और उस ज्ञान की प्रामाणिकता के बारे में बात करना मुश्किल था। आधुनिक विज्ञान ने उस तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को परे रख के नए तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की बुनियाद डाली। और यही कारण है कि जहाँ आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ वहाँ बड़े पैमाने पे धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष भी चलता रहा। गैलीलियो की कहानी सबको मालूम है कि जब गैलीलियो ने ये बताया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर रहता है, तो गैलीलियो को सज़ा मिलने की संभावना बनी, और अंत में गैलीलियो ने अपनी बात के बारे में कहा कि गलत है, और तब कोर्ट ने उसे बरी किया। ये अलग बात है कि वहाँ से निकल के गैलीलियो ने फिर कहा कि होता तो ऐसा ही है, चाहे हम जितना भी कर लें, चाहे जितना भी पनिशमेंट हमें मिल जाए, लेकिन होता तो ऐसा ही है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। एक जो समस्या उस वक्त आई वो ये आई कि क्या भगवान को भी हम इन्हीं तर्कों के आधार पर उसकी खोज करेंगे? क्या धर्म के अंदर जो ज्ञान है उसकी खोज भी हम इन्हीं तर्कों के आधार पर करेंगे? जो चेतना के बारे में ज्ञान है, क्या उसकी खोज भी हम इन्हीं तर्कों के आधार पर करेंगे? तो इन कई समस्याओं के समाधान के लिए डेकार्ट ने एक बात सुझाई है। उसने कहा कि ऐसा है कि मन और शरीर, मन को यदि हम माइंड कह सकें, कहना कठिन है कि हम मन को माइंड कह सकते हैं कि नहीं, या माइंड को मन कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल यदि हम समझने के लिए इसको ऐसे ही रखें तो माइंड और बॉडी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विज्ञान का काम है बॉडी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और माइंड का काम है संसार के गूढ़तम रहस्यों के बारे में खोज करना, संसार के ऐसे रहस्यों के बारे में खोज करना जो अचेतन अवस्था में हैं,
जो कॉन्शसनेस के लेवल पे है, भगवान के बारे में खोज करना, धर्म के बारे में खोजबीन करना, ये माइंड का काम है। और बॉडी के बारे में खोजना विज्ञान का काम है। ये एक माइंड बॉडी डिस्टिंक्शन उसने पैदा किया, जो बहुत महत्वपूर्ण रहा विज्ञान के विकास के लिए, क्योंकि अब शरीर के ऊपर भी प्रयोग करना संभव होने लगा। अब ये संभव था कि बायोलॉजी का विकास हो सके। तो आप देखेंगे कि उस समय शरीर विज्ञान का ज़बरदस्त विकास हुआ, भौतिकी का बड़ा विकास हुआ, केमिस्ट्री का बड़ा विकास हुआ। ये सब विकास इसलिए संभव था कि विज्ञान ने जो प्रयोग करने का तरीका बताया, उस प्रयोग करने का तरीका हर कोई उपयोग में ला सकता था, और इसलिए बड़े पैमाने पर लोग वैज्ञानिक बनने लगे। प्रकृति के नियमों की खोज के लिए कई विषयों का निर्माण हुआ, और लोग बड़ी संख्या में उस खोज के बारे में ट्रेनिंग लेने लगे और उस खोज का प्रयास भी करने लगे। आप देखेंगे इस तरह की सोच का प्रभाव कई क्षेत्रों पर पड़ा। साहित्य के क्षेत्र पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इसका, कि अब साहित्य की समझ के लिए आपको लेखक की समझ बनानी पड़ेगी कि किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, और वहाँ से हम शुरू करके यहाँ पहुँचते हैं उसने क्या लिखा, और दोनों के बीच में हम अर्थ निष्पादन के लिए एक संबंध भी स्थापित करते हैं साहित्य और लेखक के बीच में। आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर में जो शिल्प विकसित हुआ, उसमें बड़ा परिवर्तन आया, और उसमें सिमेट्री एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना कि सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। शहर का निर्माण जैसा किया गया, यदि आप हिंदुस्तान में चंडीगढ़ शहर जाएंगे तो वो एक मॉडर्न सिटी है। हर सेक्टर एक जैसा है, हर सड़क 90 अंश के कोण पे मिलते हैं, और सब कुछ बिल्कुल ऐसा प्लान किया हुआ है जैसे हर कुछ सिमिलर हो। ये सिमिलैरिटी, यूनिवर्सैलिटी, ये चीज़ें मॉडर्निज्म की बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई। यहाँ तक कि जो राजनीतिक चिंतक थे, जैसे हॉब्स और लॉक जैसे लोग, इन लोगों पर भी इस तरह के चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ा। जो राजनीति शास्त्री हैं उन्हें पता होगा कि हॉब्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी लेवाइथन, उसमें उसने जो तरीका अपनाया, तर्क प्रणाली जो अपनाई, वो यहीं से निकल के आती है। क्योंकि उसने कहा कि हम ये कल्पना करें कि एक समाज ऐसा है, एक जगह ऐसी है जहाँ बहुत से लोग हैं लेकिन समाज नहीं है, और सब एक दूसरे के खिलाफ हैं क्योंकि वो अपने अपने हिस्से की चीज़ों को लेना चाहते हैं, और फिर एक संघर्ष चलता है। और यहाँ से शुरू कर हॉब्स राज्य के प्रकृति तक जाता है, कानून के प्रकृति तक जाता है। तो ये एक तरह की तर्क प्रणाली है जिसके द्वारा आप विकसित करते हैं एक पूरी व्यवस्था, सोच का पूरा तरीका। आप साइकोलॉजी में जाएं, फ्रॉइड जैसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि जो इनिशियल कंडीशन है किसी आदमी का, जो बचपन है उसका, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्र बढ़ने के बाद जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितने भी अपराध बोध हैं, जितना भी मनोविकार है, या जितनी भी चेतना में चीज़ें हैं, उनका संबंध उनके बचपन के साथ है। बचपन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं, दबित इच्छाएं हैं, बचपन में जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का बड़ा प्रभाव उनके जीवन पे होता है। और इसलिए यदि कोई
किसी भी उम्र के किसी व्यक्ति के बारे में आप जानना हो तो साइकोएनालिस्ट उसके बचपन से बात की शुरुआत करते हैं। ये सब मॉडर्निज़्म का फ्रेमवर्क है, ये सब मॉडर्न तरीके से सोचने का पूरा फ्रेम है, जिसमें धर्म हाशिए पे चला गया। जो पुरानी ज्ञान परंपराएं थीं उसे दरकिनार किया गया। मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना गया और इस विवेकशील प्राणी के अंदर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग किए जाने की बात की गई और इसी आधार पर संपूर्ण समाज चिंतन बना। जैसे यदि अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, आर्थिक नीतियाँ क्या हों, इसके मूल में आप जाएंगे तो यही एक चिंतन प्रणाली वहाँ भी काम करती रही। एक ऐसी समझ बनी कि यदि आप किसी भी बड़ी व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो उसके लिए उसके छोटे स्वरूप को समझ लें। यदि आप छोटे स्वरूप को समझ लेंगे तो उस बड़ी व्यवस्था को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे गणित में जब हमें कोई पूछता है कि 100 आम की कीमत 100 रुपये है तो 1000 आम की कीमत कितनी होगी, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे एक आम की कीमत कितनी है इसका एक हिसाब निकालते हैं और फिर ये जोड़ते हैं उससे कि 1000 आम की कीमत कितनी होगी। मान के चलते हैं कि 100 आम की कीमत, 1000 आम की कीमत और एक आम की कीमत में जो बेसिक कीमत तय करने का तरीका है वो एक जैसा है। यानी किसी बड़ी समस्या को समझने के लिए हम एक छोटी समस्या को उसी के छोटे स्वरूप को समझकर एक ऐसा नियम निकाल सकते हैं जो बड़े के लिए भी काम आएगा। ये हमारा तरीका समझने का, सोचने का हो गया। और ये जो आधुनिक चिंतन था पूरे विश्व में छाने लगा। हर जगह आधुनिकता की बाढ़ आई, हर जगह उपनिवेशवाद के साथ आधुनिकता पहुंचा और लोगों ने अपने सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन लाया। जहाँ जहाँ जैसी पुरानी संस्कृति थी उनके साथ जब आधुनिकता का संयोग हुआ तो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस आए, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं लागू होने लगी। अब हम देखें कि इसमें क्या परिवर्तन आया पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, और क्या उसमें किसे पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो विज्ञान के दर्शन में आया, विज्ञान में ही परिवर्तन आया। जो न्यूटनियन साइंस था, जो न्यूटन का विज्ञान था, वो नियमों की बात कर रहा था, वो एक तरह से लीनियर डेवलपमेंट की बात कर रहा था। लेकिन फिर एक प्रयोग हुआ जिसमें ये बताया गया कि चीज़ों को कैसे देखा जाता है और चीज़ें कैसे दिखती हैं, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि उसे कहाँ से देखा जा रहा है। जैसे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, आइंस्टाइन ने ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। यानी जो ऑब्जेक्टिविटी थी कि हम जहाँ से भी देखें चीज़ें वैसे ही दिखेंगी, यदि हम दोनों के देखने में कोई फ़र्क आ रहा है इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम संपूर्णता में उसे नहीं देख रहे हैं। अब ये कहा जाने लगा कि नहीं, चीज़ों का भी, जिसको हम देखना चाहते हैं उसका भी अपना एक फ्रेम है, देखने वाले का भी एक फ्रेम है, और जहाँ से हम देख रहे हैं ये दोनों में डिफरेंस है फ्रेम में, तो चीज़ें हमें अलग अलग दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए यदि आप ट्रेन में बैठे हैं और आपके बगल में कोई आदमी बैठा है तो आप कहेंगे कि वो स्थिर बैठा है, लेकिन कोई यदि बाहर से देखेगा, स्टेशन से देखता है, जब उसे दिखता है कि ट्रेन चल रही है और साथ में वो व्यक्ति भी चल रहा है क्योंकि ट्रेन के साथ उसकी एक गति है। तो ये एक नई बात हो गई कि हर चीज़ अब रिलेटिव होने लगी और इस रिलेटिविटी के कारण सोचने के तरीके में भारी परिवर्तन आया। अब ये कहा जाने लगा कि जो यूनिवर्सल क्लेम हमारा था कि सब कुछ एक जैसा है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अलग देश, काल, परिस्थिति में चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं और ऐसा कोई यूनिवर्सल क्लेम शायद बनाना
संभव नहीं हो सकता है। और कई सारे नियम जो हमने बनाए थे, जो हमने सोचे थे, जो लीनियर हैं, जो रिलेटिविटी को नहीं मान के चलती हैं, इसके चलते हमारी समझ अधूरी रह जाती है। तो एक नए तरीके से चीज़ें शुरू हुई। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि यदि कोई मनोवैज्ञानिक किसी मरीज़ को देखता है, तो पहले सिद्धांत के अनुसार उसके जो सिद्धांत हैं, जो नियम का जो उसका ज्ञान है, वो यूनिवर्सल है, इसलिए वो व्यक्ति किस संस्कृति का है इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे सिद्धांत के अनुसार यदि कोई मनोवैज्ञानिक किसी को समझने की कोशिश करता है, तो जिन कैटेगरीज़ को वो यूज़ करता है, उन कैटेगरीज़ का उस संस्कृति में क्या समझ है, ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। यहाँ तक कि दवाइयों के बारे में अब कहा जाता है कि कौन सी दवाइयाँ किस तरह के लोगों को सूट करेगा, ये भी डिपेंड करता है कि वो किस, उसके गुण क्या हैं, उसके तौर तरीके क्या हैं। यानी संस्कृति का इतना महत्व अब बढ़ गया इस तर्क के आते ही कि संस्कृतियाँ भी नियामक हैं बहुत सारी चीज़ों की। ये जो यूनिवर्सल क्लेम है, ये सस्टेनेबल क्लेम नहीं है। और यदि आप इनिशियल कंडीशन की बात लें, तो जैसा मैंने कहा कि पहले तर्क में ये था, पहले मॉडल में ये था कि इनिशियल कंडीशन मालूम हो जाए तो सब कुछ मालूम हो सकता है। अब कहते हैं यदि इनिशियल कंडीशन मालूम भी हो जाए तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि फ्रेम का इनिशियल कंडीशन क्या है, और दोनों के इनिशियल कंडीशन को मालूम करने पे ही हम कुछ बातें कर सकते हैं। यानी जहाँ बहुत कॉन्फिडेंस था पहले, जहाँ पूरी ताकत के साथ हम किसी चीज़ को सच या झूठ कह सकते थे, अब ये बातें बदलने लगी। अब कहा जाने लगा कि झूठ और सच भी रिलेटिव है। सच क्या है, ये भी रिलेटिव है। ये नई बात सामने आई। फिर एक विज्ञान में परिवर्तन आया जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जिसने ये तय बताया कि कोई पार्टिकल यदि उसके ऊपर ज़्यादा ताकत लगाया जाए, ज़्यादा एनर्जी खर्च की जाए, तो कुछ समय तक तो उसकी गति सीधी होती है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च की जाए तो उसकी गति टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। यद्यपि उस पहुँचता उसी जगह पे है, लेकिन गति उसकी टेढ़ी मेढ़ी होती है। जिसे कहा गया क्वांटम जंप, कि वो एक पार्टिकल यदि आप ज़्यादा उस पर एनर्जी लगाएंगे तो क्वांटम जंप लेके वहाँ पहुँचेगा। ये क्वांटम जंप जो दिखता नहीं है लोगों को। और ये बड़ी मज़ेदार बात हुई कि इसमें इनिशियल कंडीशन के ऊपर ये कहा गया कि अब तो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है ये भी महत्वपूर्ण, ऑब्जर्वर का होना ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये पार्टिकल इतने छोटे हैं और इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा लगाई जा रही है कि ऑब्जर्वर के होने से भी उसमें फ़र्क आ सकता है। यानी अब तक तो रिलेटिविटी इस टर्म में कहा जाता था कि जगह, देश और काल की बात थी। अब देश, काल, परिस्थिति और व्यक्ति की बात भी हो गई कि व्यक्ति कौन उसे देख रहा है, इसका भी इम्पैक्ट चीज़ों के ऊपर पड़ सकता है। और इस वैज्ञानिक खोज के कारण आधुनिकता में भारी परिवर्तन आया। इसके पहले जिस प्रयोग की बात लोग करते थे, उस प्रयोग की सीमाएं नज़र आने लगीं और ये कहा जाने लगा कि अब कितनी बार भी प्रयोग कर लें, तब भी किसी घटना के अगली बार भी होने की संभावना ही हो सकती है। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि अगली बार वो घटना घटेगी ही। यदि हम सूरज को निकलते रोज़ देखते हैं, चाहे कितनी बार भी हम देख लें, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगले दिन भी ऐसा ही होगा। अब यदि ये बात है तो फिर विज्ञान का आधार बहुत हिलता हुआ नजर आने लगा और कई ऐसे विषय क्षेत्र जो ज्ञान के क्षेत्र से बाहर हो गए थे, वो पुनः ज्ञान में वापस आ गए। खास करके चेतना के बारे में अध्ययन बहुत तीव्र होने लगा, क्योंकि अब चेतना का इतना प्रभाव लोग मानने लगे और एक नई बात होने लगी कि शरीर और मन को जो अलग अलग किया गया था, शरीर, बॉडी और माइंड को जो अलग अलग किया था, ये एक सही मॉडल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब लोग ये बात करने लगे कि चेतना का सीधा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। ये तीसरा स्टेज था विज्ञान का। और फिर अब देखें चौथे स्टेज में तो सारी चीज़ें ही बदल गई। चौथे स्टेज में जब हम देखते हैं कि एक नया सिद्धांत आया, जिसे आप क्योस थियरी कहते हैं। ये कहता है कि समाज, जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये नियमबद्ध तो है,
लेकिन इन नियमबद्ध होने के बावजूद जो जिस रेगुलरिटी की हम खोज करते हैं, जो बारंबारता की हम खोज करते हैं, कई बार ये संभव नहीं भी हो सकता है। बारंबारता हमें सिर्फ वैसी व्यवस्था में दिखता है जो व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी है। कई ऐसी व्यवस्थाएं जो बहुत अस्थायी हैं, और इन अस्थायी व्यवस्थाओं में बारंबारता की संभावना बहुत कम रहती है। तो क्या हम इन अस्थायी व्यवस्था को विज्ञान का विषय वस्तु बनाएं या नहीं बनाएं, ये विषय काफ़ी गंभीर होता चला गया। क्योस थियरी ने बताया कि यदि आपके वेरिएबल्स यदि ज़्यादा हैं, यदि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो जो रिज़ल्ट जो निष्कर्ष आप निकालेंगे वो बहुत सटीक नहीं भी हो सकता है। उसका सटीक होना ज़रूरी नहीं है। और प्रकृति में जब प्रयोग करते हैं, जो आधुनिक विज्ञान वाले प्रयोग करते थे, वो क्या करते थे कि प्रयोग एक लैबोरेटरी के अंदर करते थे, जहाँ ये संभव था कि कई वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लिया जाए और फिर दो वेरिएबल्स के बीच के संबंधों को देखा जाए। लेकिन यदि इन तमाम को एक साथ खोल दिया जाए तो फिर क्या स्थिति होगी, इसके बारे में वो सिर्फ अनुमान करते थे। अब क्योस थियरी कहता है कि वो स्थिति बिल्कुल अलग होगी, और एक नया सिद्धांत आया जिसे कॉम्प्लेक्सिटी थियरी कहते हैं, कि रियलिटी जिसको आप सिंपल पहले मानते थे कि एक बड़े रियलिटी को समझने के लिए उसके छोटे मिनिएचर फॉर्म को क्रिएट करें और उससे बड़े को उसमें समझने का तरीका निकालें, उसी तरीके से बड़े को समझा जा सकता है। क्योस थियरी ने कहना शुरू किया कि ये बड़ा और छोटे के बीच का बहुत बड़ा गैप है, एक क्वांटम जंप है इसके अंदर। क्योंकि जब बड़ा कोई तथ्य है, जो बड़ी कोई घटना है, उसमें कई ऐसे इश्यूज़ एक साथ जुड़े होते हैं और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम सिंपल मॉडल से कॉम्प्लेक्स मॉडल पे नहीं जा सकते हैं। ये एक नई खोज थी, और इस खोज ने चेतना के ऊपर रिसर्च को और भी बढ़ा दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और बात ये हुई कि जो मॉडर्निस्ट फिलॉसफी, जो आधुनिकता का दर्शन जो बना हुआ था बहुत दिनों से, धीरे धीरे वो संकट में आने लगा। और क्योस थियरी तक आते आते आधुनिकता के ऊपर कई सवाल उठाए जाने लगे कि क्या ये ज्ञान यूनिवर्सल है, क्या ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्या ये ज्ञान सही ज्ञान है जो हम प्रयोग के द्वारा पहुंचते हैं, या कुछ चीज़ें इससे बाहर रह गई हैं। और उत्तर आधुनिकता का जन्म इन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए हुआ। जो क्योस थियरी ने स्थिति उत्पन्न की, उससे आधुनिकता खुद संकट में आ गया। कहा जाने लगा कि ये आधुनिकता तो सिर्फ उन विषयों के अध्ययन की बात करता है जिन विषयों में ऑर्डर है, क्योस नहीं है। लेकिन जहाँ क्योस है वहाँ क्या हो सकता है। यद्यपि बड़े सारे भौतिकी के विद्वानों ने चेतना को समझने की कोशिश की है और कहा कि चेतना को हम पूरी तरह भौतिकी के नियमों से भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। पोस्ट मॉडर्निज्म ठीक उसके विपरीत जाकर कहने लगा कि अब किसी ऑब्जेक्टिव ज्ञान की संभावना नहीं है, क्योंकि यदि रिसर्चर भी उसमें उपस्थित है तो फिर रिसर्चर का होना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब ये कहा जाने लगा कि जो रियलिटी को हम समझते थे एक ऑब्जेक्टिव है, आउटसाइड है, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जगह पे शायद रियलिटी हमारे अंदर है। हम जैसा देखना चाहते हैं, वैसा हमें चीज़ें दिखती भी हैं। अंग्रेजी में से कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड एपिस्टीमोलॉजी। जो मॉडर्निज्म का एपिस्टीमोलॉजी था वो ऑब्जेक्ट सेंटर्ड एपिस्टीमोलॉजी था, यानी ज्ञान मीमांसा जो था उसका मूल उद्देश्य था एक बाहर जो ज्ञान परंपरा है, बाहर जो वस्तुपरक चीज़ें हैं उसे समझने वाले के बाहर जो वस्तुपरक चीज़ें हैं उसकी गति को समझना। अब ये कहा जाने लगा कि वो बाहर की समझ तो कोई समझ होती नहीं है, समझ तो हमारे अंदर ही है, और जो हमारे अंदर समझ है वही सत्य है। ये सत्य हमारा जो है वो हमसे बाहर नहीं है, ये समझने वाले का सत्य है। नतीजा क्या हुआ, कहा जाने लगा कि हर समझने वाले का अपना अपना सत्य भी हो सकता है। तो सत्य पूरा रिलेटिव हो गया, जहाँ ऑब्जेक्टिव था उसकी जगह अब ये पूरा रिलेटिव हो गया। जब अपना अपना सत्य भी हो सकता है तो फिर मीमांसा जो पुरानी ज्ञान मीमांसा थी
जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, इन चीज़ों का मामला था, वो सब खत्म हो गया। अभी कहा जा रहा है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो फील करने की बात है, ये जो अनुभूति की बात है, इसका महत्व अब बढ़ने लगा था। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा कि जो मॉडर्न तौर तरीके सोचने के थे, उसमें परिवर्तन की संभावना है, उस परिवर्तन की ज़रूरत भी है। और यहाँ नहीं, लोगों ने कहा कि समाज में भी परिवर्तन हो रहा है, जिसे अब समझना चाहिए हमें कि आर्किटेक्चर के फॉर्म्स में परिवर्तन हो रहा है, पेंटिंग्स में परिवर्तन हो रहा है, आर्ट में परिवर्तन हो रहा है, म्यूज़िक में परिवर्तन हो रहा है, शहर निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है, कैसे बिल्डिंग के बारे में सोचा जाए उसमें परिवर्तन हो रहा है। जो यूनिवर्सलिज्म था, जो एक तरह का यूनिफॉर्मिटी थी, वो सब खत्म कर दी गई और कहा वैरायटी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लोकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नए तरीके की सोच पैदा हुई, जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाने लगा। दो महत्वपूर्ण चिंतक इसमें हुए, बहुत सारे चिंतक हैं इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। हालांकि अब आकर लगभग ये माना जाने लगा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म स्वयं संकट में है। पोस्ट मॉडर्निज्म के सोचने का तरीके में बहुत सारी खामियां हो गई हैं, लेकिन एक समय में पोस्ट मॉडर्निज्म बिल्कुल बड़े पैमाने पर स्वीकृत फिलॉसफी के रूप में उभरा था। दो बड़े चिंतक जो इसमें जिसका बड़ा प्रभाव रहा, उसमें एक हैं डेरिडा और दूसरे हैं फूको। डेरिडा ने कहा, डेरिडा बेसिकली लैंग्वेज के प्रोफेसर थे और उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक टर्न ले रहा है फिलॉसफी। लिंग्विस्टिक टर्न का मतलब ये है कि अब लैंग्वेज का बहुत महत्व है, कैसे चीज़ें कही गई हैं इसका बड़ा महत्व है, इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि चीज़ें कही क्या जा रही हैं। टेक्स्ट जो हमारे पास है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका मीनिंग अब तक हम ये समझते थे कि इसकी एक ही मीनिंग है, और जिस मीनिंग को हम निकालने के लिए, खोजने के लिए हम उस लेखक के जीवन पे जाते थे या टेक्स्ट के ऑरिजिन पे जाते थे, ये सब बातें अब स्वीकार्य नहीं है। अब आप ये समझें कि एक टेक्स्ट जो है, उसका मीनिंग टेक्स्ट के अंदर नहीं है, उसका मीनिंग पढ़ने वाले के मन पे है। जैसे विद्यालय में जब कोई घंटी बजती है तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ एक ही समय में एक ही तरह से बजने वाली घंटी का अलग अलग भी हो सकता है। यदि सुबह 5 बजे की घंटी बजती है तो रात भर जगने वाले दरबान के लिए ये घंटी कहती है कि अब आप घर जाएं और आराम करें। सोने वाले छात्रों को कहती है कि अब आप जगें और एक्सरसाइज के लिए जाएं। 2 बजे की जो घंटी होती है वो छुट्टी की भी घंटी हो सकती है, नए काम के शुरू करने की घंटी हो सकती है, खाने की घंटी हो सकती है। तो घंटी की आवाज़ वही है, समय भी वही है, लेकिन सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसका अर्थ उसके लिए क्या है। यानी अर्थ निष्पादन का काम अब सुनने वाले के ऊपर निर्भर करने लगा। यानी सत्य की जो खोज है, सत्य की खोज अब स्थगित करके ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का सत्य अपना अपना हो गया। एक ही सेंटेंस के कई मीनिंग हो सकते हैं, एक ही टेक्स्ट के कई मीनिंग हो सकते हैं, और हर मीनिंग सही भी हो सकता है। ये कंप्लीट रिलेटिविज़म हो गया। कंप्लीट रिलेटिविज़म का सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम टेक्स्ट को डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जो डेरिडा एक सिद्धांत देता है, डिकन्स्ट्रक्शन का सिद्धांत, कि एक टेक्स्ट के मीनिंग को खोजने के लिए उसके अंदर जो चीज़ें गुथी गई हैं उसे आप खोलने की कोशिश करें, और उसे खोलने के क्रम में आपका जो सब्जेक्टिविटी है, आप जो खोलने वाले हैं, उसका बड़ा महत्व है। आप एक उदाहरण ले, डेरिडा की एक किताब है रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो कहते हैं कि हमें धर्म के बारे में जानना चाहिए, धर्म को हम कैसे समझें, क्या तरीका है धर्म को समझने का उनका। उन्होंने कहा कि कल्पना करें कि हम 5 लोग एक रेगिस्तान में बैठे हैं, यहाँ और कोई भी नहीं है, और हम लोग वहाँ धर्म को समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं धर्म क्या है। और फिर वो लगातार धर्म के बारे में बात करते हैं कि ये तो सोचने का हमारा तरीका है, ये तो हमारे लिए नेचुरल है, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए धर्म
कोई सामाजिक संस्था नहीं है, उनके लिए धर्म एक सोचने का तरीका है जो हम सबके अंदर आया हुआ है। और जब डेरिडा लिखने की बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं लिखता हूँ तो लिखने में कोई सिस्टम नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एक ख़ास तरह से लिखूं ताकि ये आप तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेरे मन में जो बातें चल रही हैं, जो सोच की प्रक्रिया मेरे मन में चल रही हैं, उस सोच की प्रक्रिया को मैं अंकित कर दूं और जैसे चल रही है वैसे ही अंकित कर दूं। मैं ग्रामर के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि मेरी बातें आप तक सही सही पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि इन एनी केस मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसका मीनिंग तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप समझने की कोशिश करेंगे वो क्या लिखा गया उसमें। मैं तो सिर्फ इतना ही ईमानदार हो सकता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं लिख दूँ, और सोचने की प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे ही मैं लिख दूँ। इसलिए कई बार इन लेखकों के पुस्तकों को पढ़ना बहुत कठिन रहता है, क्योंकि हमारा जो सोचने का, हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो भी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पढ़ने का तरीका है। हम ग्रामर के नियमों से किताबों को पढ़ते हैं, और यदि लिखने का तरीका ग्रामर के नियमों पर नहीं हो तो ये एक बड़ी कठिनाई हमारे लिए सामने आती है। एक लियोटार्ड चिंतक थे जिन्होंने कहा कि जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में हम रह रहे हैं, जो पुराना कंडीशन था लिखने रहने का, वो सब बदल चुका है, अब नए कंडीशन में हम रह रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखें कि आप इंटरनेट के सामने बैठे हैं और पूरी दुनिया आपके सामने खुली है और आप लगातार उसमें घूमते रह सकते हैं। आपकी अस्मिता ही फेसबुक अस्मिता हो सकती है। तो ये एक नई दुनिया हमारे सामने है, जिस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उसने हमारे लिए हर कुछ को बदल के रख दिया है, उत्पादन की प्रणाली को बदल के रख दिया है। पहले जो फैक्ट्री बेस्ड उत्पादन था, अब वो बिखर के घरों में उत्पादन होने लगा है। जो हम पहले सोचते थे कि पुस्तकें लिखी जा रही हैं क्योंकि हमें ख़ास तरह की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अब उसकी जगह पे पुस्तकें लिखी जाती हैं इसलिए कि हम जो सोचते हैं वो लिखना चाहते हैं। ये समय बदल रहा है, और समय को जो हम समझ सकते हैं पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की तरह समझ सकते हैं। और दरिदा कहते हैं कि ये बदलते हुए समय में सोचने का तरीका भी हमारा बदलना होगा, और सोचने के बदलते हुए तरीके का अंजाम ये है कि हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर कुछ निर्भर करता है देखने वाले के मन पे, वो कैसे चीज़ों को देख सकता है। उसी तरीके से फुको ने जब बात करनी शुरू की, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा तरीका है चीज़ों को देखने का, ये तरीका हमारा जो आधुनिक तरीका हमारा है वो सही नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो बनी हैं वो एक समय में नहीं बनी हैं, एक बिंदु में नहीं बनी हैं। जो आधुनिक तरीका है वो ऑरिजिन खोजता है हर चीज़ का। राज्य की प्रकृति क्या है तो हम ये देखेंगे उसका ऑरिजिन कैसे हुआ, उसका आरंभ कैसे हुआ। व्यक्ति की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, हम देखेंगे बचपन में उसका क्या हुआ। तो हर चीज़ के ऑरिजिन में हम जाना चाहते हैं, और वहाँ से हम समझना चाहते हैं कि आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं। फुको कहते हैं, और ये बात वो प्रसिद्ध चिंतक नीत्शे से लेते हैं, जिसे जर्मन में नीचे भी कहते हैं। तो नीत्शे कहते हैं कि जीनियोलॉजी महत्वपूर्ण है, चीज़ें एक बारगी नहीं होती हैं, वो धीरे 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 होती हैं, और इसलिए हर चीज़ को समझने के लिए हमें उस विकास की प्रक्रिया को समझना होगा, कैसे वो विकसित हो रहा है। क्योंकि विकसित होने की प्रक्रिया में ही बहुत सारी चीज़ें उसमें गुथ जाती हैं, और उसे हमें डिकन्स्ट्रक्ट करके देखना होगा कि ये चीज़ें जो गुथी हैं उसके अंदर वो क्या चीज़ें हैं, कैसे गुथी हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पावर का होना, शक्ति कैसे उसके अंदर घुस जाती है। जो हमारी शक्ति है, जो हम समाज में एक शक्ति संतुलन बना हुआ है, उसका भी प्रभाव होता है चीज़ों के विकसित होने में। और फुको ने सेक्सुअलिटी को समझने की कोशिश की है, काम को समझने की कोशिश की है कि जो काम संबंध बनते हैं हमारे समाज में, जो सामाजिक संबंध हैं, उसमें कैसे शक्ति का निर्धारण होता है, या
फूको कहते हैं जो क्लिनिक है, डॉक्टर का जो क्लिनिक है, वो भी शक्ति के संबंधों पे बना हुआ क्लिनिक है। जो ज्ञान है, उस ज्ञान का एक भय उत्पन्न किया जाता है, और ज्ञान का भय कैसे उत्पन्न किया जाए उसके लिए वहाँ की व्यवस्था बनाई जाती है कि किस तरीके से पेशेंट को आना है, कहाँ सोना है, कहाँ जगना है, कहाँ बैठना है, कैसे डॉक्टर से बिहेव करेगा, कैसे बातें करेगा, क्या पूछेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को वो समझने की कोशिश करता है। यानी जो जिस जिस मोरल बेस पे, जिस मोरालिटी पे चीज़ें टिकी हुई हैं, फूको उन तमाम चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करता है, सवाल करना शुरू करता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक नए तरीके से सोचने की प्रक्रिया का विकास किया, और इन चिंतकों ने अलग अलग क्षेत्रों में इस सोचने की प्रक्रिया को ले जाने का प्रयास किया। इतिहास के बारे में हम कैसे सोचें, समाज के बारे में हम कैसे सोचें, सामाजिक संबंधों के बारे में हम कैसे सोचें, परिवार के बारे में हम कैसे सोचें, पुस्तक को कैसे पढ़ें, सिनेमा को कैसे देखें, लोगों के मनोविज्ञान को पढ़ने की कोशिश कैसे करें। इन हर क्षेत्र में इन्होंने नए तरीके से चीज़ों को लाने का प्रयास किया। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म से बहुत से लोग सहमत नहीं भी हुए। कई लोगों ने कहा कि ये तो LSD कंज्यूमर्स के विचार हैं कि आप कोई ड्रग ले लें, सोने लगें, और उस प्रक्रिया में जो आप सोच रहे हैं समझे कि यही सत्य है, क्योंकि उस वक्त कोई नियम नहीं है, उसमें सब कुछ टूटा फूटा है, सब कुछ बिखरा बिखरा है। ये बिखराव जो उनके सोच में है, इसको लेकर बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की है कि उस बिखराव की राजनीति, लोग कहते हैं, ये है कि फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि आप ये समझते हैं कि सत्य सबका अपना अपना है, और सत्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑब्जेक्टिव है, तो फिर परिवर्तन आप किस चीज़ में करेंगे, कहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं आप? तो परिवर्तन की प्रक्रिया ही धूमिल हो जाएगी। बहुत से लोगों ने कहा कि ये मार्क्सवाद के खिलाफ एक आंदोलन है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म ने मार्क्सवाद के इस विचारधारा को साफ गलत साबित कर दिया कि हम एक यूनिवर्सल सत्य लेकर चल रहे हैं, एक यूनिवर्सल लिबरेशन का मॉडल लेकर चल रहे हैं। कोई लिबरेशन, कोई मुक्ति यूनिवर्सल नहीं हो सकती, हर व्यक्ति की मुक्ति अपनी अपनी होगी। नॉम चॉम्स्की ने इसकी आलोचना की, रॉय भास्कर ने इसकी आलोचना की। रॉय भास्कर ने कहा कि ये सच है कि क्योस ने ये साबित कर दिया है कि सब कुछ लीनियर नहीं है, लेकिन क्योस ने यह भी बताया है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद हम एक नियम की बात सोच सकते हैं। वो नियम ठीक वैसा ही नहीं होगा जैसा आधुनिक नियम है, जो प्रयोग हो रहा था शायद वैसा ही नहीं होगा जो पहले हो रहा था, लेकिन फिर नए तरीके से हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से चल रही हैं। कहीं कहीं ये नियम बहुत ही जटिल हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। जैसे जो 3 फिलोसॉफिकल पोजीशंस हैं, और इसके साथ ही मैं अपनी बात अभी ख़त्म करूँगा। जो 3 फिलोसॉफिकल पोजीशंस हैं कि इज़ रेगुलरिटी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर साइंस, यानी जो कोई घटना जब बार बार होती है, तो क्या इस बारंबारता को समझना या देख के उसके आधार पर बनाया जाने वाला नियम विज्ञान के लिए आवश्यक भी है और यथेष्ट भी है। यदि हमने बारंबारता को देख लिया तो यथेष्ट है बारंबारता के आधार पर किसी वैज्ञानिक नियम का निर्माण। पॉपर ने कहा कि बारंबारता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। होना एक नेसेसरी कंडीशन है विज्ञान के लिए, लेकिन सिर्फ बारंबारता के आधार पे आप बहुत कुछ नहीं भी कह सकते हैं। यदि बारंबारता नहीं है तो विज्ञान नहीं होगा, वैज्ञानिक ज्ञान संभव नहीं है। लेकिन यदि बारंबारता है तो केवल बारंबारता के होने से ही वैज्ञानिक ज्ञान है, ऐसा कहना भी संभव नहीं होगा। और फिर रॉय भास्कर ने कहा कि बारंबारता का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि जो बारंबारता है वो कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यदि चेतना को समझने की कोशिश करें तो चेतना में बारंबारता होना बहुत मुश्किल है, कोई खास पैटर्न ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या हम चेतना को समझना बंद कर दें वैज्ञानिक तरीके से? तो रॉय भास्कर ने कहा कि नहीं, रिलेटिविटी भी सही है, अलग अलग तरह के सत्य हो सकते हैं, सत्य के अलग अलग लेयर्स हो सकते हैं, उन्हें समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं
कि ज्ञान जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड ज्ञान है। कुछ ज्ञान सब्जेक्ट सेंटर्ड भी हो सकता है, हम उसे नकार भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनता है। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म से बियॉन्ड जाने की वो बात करते हैं, कहते हैं उनसे अब बाहर निकलने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक महत्वपूर्ण बात हमें बताई है, लेकिन अब हमें उसे आगे जाके सोचने की ज़रूरत है। और इन बहसों का बहुत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, हमारे समाज में सोचने के ऊपर पड़ा है। बहुत सी फिल्में बनी हैं जो इन बहसों को लेकर बनी हैं। आप यदि अंग्रेज़ी में देखना चाहें तो आप ऑक्सफोर्ड मर्डर देख सकते हैं, पाई देख सकते हैं। आप हिंदी में देखना चाहें तो आप तीन पत्ती देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है। ये सभी फिल्में बनी हैं इस तरह के विवाद को लेकर कि क्या प्रकृति नियमबद्ध है या नियम विहीन है, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं सब चीज़ें चल रही हैं। मैं यही अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। फूको दरिदा के बारे में, उनके सत्य के बारे में उन लोगों ने बताया, कैसे टेक्स्ट को पढ़े, कैसे मीनिंग निकाले, लेकिन क्या उन लोगों ने इंटायर जीवन कैसे जिए, जीवन के ऊपर, जीवन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर, या जीवन कैसे जिया जाए उस पर भी उन लोगों ने बात की। पोस्ट मॉडर्निज्म एक जीवन दर्शन के रूप में भी इमर्ज किया, क्योंकि ये जो मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म ये केवल एकेडमिक दर्शन नहीं है, ये केवल पढ़ने की चीज़ नहीं रही, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव जीवन दर्शन पे पड़ा। आप देखेंगे कि जो अभी बहुत से आंदोलन चले हैं, जैसे गे एंड लेस्बियन आंदोलन कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी का आंदोलन कहते हैं, इन आंदोलनों के पीछे जो दर्शन है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का है। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म ने बताया कि कोई एक ही तरीका जीने का नहीं हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं, और अलग अलग तरीक़ों को हमें सम्मान करना चाहिए। और यदि होमोसेक्सुअल टेंडेंसी है आपके अंदर, समलैंगिक संबंध आपके बनते हैं, तो उसे भी सम्मान करने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखेंगे कि जीवन के कई क्षेत्रों में इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। व्यक्तिगत संबंधों में भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, चीज़ों को समझने में बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, परिवार के संबंधों में बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, तो राज्य के संबंधों से बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि अब क्रांति के बारे में लोग कह रहे हैं, उसके बारे में भी लोग अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। तो ये बड़े व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे इस तरह की। इसलिए एक जीवन पद्धति की भी बात ये धीरे धीरे होने लगी। अब कहाँ तक ये हो पाई, किन क्षेत्रों में हो पाई, किन लोगों के बीच हो पाई है, ये देखने की बात हो सकती है। लेकिन जहाँ तक ये बात करते हैं कि सत्य भी हर इंडिविजुअल का अलग अलग है, अपना है, तो उसमें एक जो इन्फॉर्मेटिव कल्चर जिसको बात करते हैं या सभ्यता की बात करते हैं, जो सामान्य देखने को मिले, तो वैसा तो इनके सोच से नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग पहले जानते थे भारतीय सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, दूसरी सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो इस तरह की स्थिति क्या आगे आने वाले दिनों में, अगर आज के 100 साल बाद या कुछ दिनों के बाद क्या बात होगी, क्या इस तरह की सभ्यता विहीन हो जाएंगे? नहीं, इनका कहना ये है कि जो जैसे आप भारतीय सभ्यता कहते हैं, उसके भी बड़े सारे लेयर्स हैं। आप कुछ एसेंशियलिज्म नहीं कर सकते हैं कि बस ये चीज़ें 10 पॉइंट्स हैं जो भारतीय सभ्यता के पॉइंट्स हैं, ऐसा कहना बड़ा कठिन है। इनका कहना ये हुआ कि इसमें कई सारे लेयर, कई सारी सभ्यताएं हैं, कोई एक सभ्यता इसमें नहीं हो सकती है, कई सारी सभ्यताएं हैं। इन सभ्यताओं के किसी कॉमन पॉइंट्स को निकाल के यदि आप कहना चाहते हैं कि ये भारतीय सभ्यता है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता कह के आप इसके अलग अलग रंगों को मिटा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। एक ही रंग इस पर पोतना सही नहीं होगा। ये मल्टी कलर है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टी कलर सोसाइटी, मल्टी एथनिक सोसाइटी। इसके इस रंग, अलग अलग रंगों को पहचानिए और उनका सम्मान कीजिए। तो क्या उनके सिद्धांत भारतीय सभ्यता को एक्सप्लेन करने में, डिसेक्ट करने में सक्षम है? क्योंकि उनका दर्शन जो लगता है कि हर आदमी का इंडिविजुअलिज्म जो है ये दूसरे सभ्यता में तो फिट बैठ सकता है, क्योंकि वही होमोजेनिटी थी। यहाँ तो होमोजेनिटी कभी रही नहीं। किसी भी सभ्यता में उनका कहना है कि होमोजेनिटी नहीं है। ये जो होमोजेनियस देखने की टेंडेंसी है, ये आप क्या करते हैं कि व्यक्ति विशेष है। हाँ, ये आधुनिकता की चिंतन का प्रभाव है कि आप हर कुछ को होमोजेनियस देखना चाहते हैं, इसलिए आप उसे बनाना भी चाहते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि सब कुछ सिमेट्रिकल बने। आप देखेंगे जैसे दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, उसके आर्किटेक्चर को आप देखें, हर कुछ एक जैसा लगेगा आपको,
सब कुछ एक जैसा बना है। और आप चले जाएं अपोलो हॉस्पिटल, वो एक जैसा नहीं लगेगा आपको, सब कुछ अलग अलग तरीके का है। तो ये एक जैसा बनाने की टेंडेंसी, एक जैसा देखने की टेंडेंसी, एक जैसा होने की इच्छा करने की टेंडेंसी जो है, ये आधुनिक चिंतन का प्रभाव माना जाता था। और इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, उनका कहना है, क्योंकि एक जैसा बनाने के चक्कर में आपने बहुत लोगों को प्रताड़ित भी किया कि एक ही कल्चर है जैसा होना सही है, ऐसा ही कलर होना सही है, ऐसे ही ड्रेस पहनना ज़रूरी है। तो उसने विभिन्नता को ख़त्म कर दिया। और सच पूछें तो भारतीय दर्शन के हिसाब से आप देखें तो भारतीय दर्शन में एक बड़ा पुराना दर्शन रहा है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद जो बातें कर रहा है वो बहुत क्लोज है पोस्ट मॉडर्निज्म के। पोस्ट मॉडर्निज्म तो नहीं है, वो कहता है कि सच तो देखने वाले पे भी डिपेंड करता है, और आपका सच हमारा सच अलग अलग भी हो सकता है। ये अलग बात है कि जैसे गांधी अपने आप को अनेकांतवादी कहते हैं, जो गांधी का पूरा तर्क है अहिंसा के लिए, वो अनेकांतवाद पर टिका हुआ है। वो कहता है कि आपका सच और आपके सच की समझ और मेरी समझ दोनों में भिन्नता हो सकती है, और इसलिए हमें आपको गलत साबित करके आपको मार डालने का कोई अधिकार नहीं है। हम इसलिए हिंसक नहीं हो सकते हैं कि यदि बाद में हमें पता चला कि आपका सच भी सही था या वही सही था, तो मैं क्या करूँगा। यानी अलग अलग तरह की बातें हो सकती हैं। और गांधी ने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया कि इसलिए हमें आपस में बैठकर डिबेट करने की ज़रूरत है, तर्क करने की ज़रूरत है, एक डायलॉग की हमें ज़रूरत है, ताकि हम सच तक पहुंच सकें। और सच पे पूरा पहुंचना जो कभी संभव नहीं है, इसलिए हम किसी को भी पूरी तरह से गलत नहीं मान सकते। हम सिर्फ ये सत्य के लिए आग्रह कर सकते हैं जो मेरी समझ है वो सही है, आप इसे मानें, और मैं उसके लिए तर्क दूंगा कि क्यों सही है। तो यहाँ पर एक तरफ तो बता रहे हैं कि सत्य, हर आदमी का सत्य अलग अलग है। तो गांधी जो कहते हैं कि हमको पता चलेगा यह सत्य है, तो दूसरे का सत्य को यहाँ पर ये कैसे कर सकते हैं कि मैं सत्य नहीं, इसलिए गांधी कहते हैं, गांधी पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है। यदि कोई पोस्ट मॉडर्निस्ट होता तो वो कहता कि आप जानो, ये आपका सच है, ये मेरा सच है। गांधी वो नहीं कहते। गांधी कहते हैं कि तो इस विचारधारा के अंतर्गत गांधी को कुछ लोग रखते हैं, जैसे मॉडर्निस्ट में रख सकते, कुछ लोग गांधी को पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं। जैसे रुडोल्फ ने पुस्तक लिखी है पोस्ट मॉडर्न गांधी, कहते हैं गांधी पोस्ट मॉडर्निस्ट इसी कारण से। लेकिन ऐसी बात नहीं है, गांधी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न से आगे हैं। वो क्रिएटिव थिंकर हैं। वो कहते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं कि सत्य है, मैं उसे भी एग्जामिन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सत्य भी सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है। हो सकता है एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, या एक ही सत्य को हम अलग अलग जगह से देख रहे हैं, इसलिए अलग अलग दिखता है ये। तो इसे समझने की ज़रूरत है, इसलिए इसमें डायलॉग की ज़रूरत है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहेगा डायलॉग की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सच है, मेरा सच, इसमें डायलॉग क्या करना है, आप आराम से जाइए। आपको केला अच्छा लगता है, मुझे सेब अच्छा लगता है, मस्ती रही है। लेकिन जो सामाजिक सत्य है, जो समाज में हम परिवर्तन चाहते हैं, फिर तो हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर एम एन ठाकुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।